क्या अब आपका जो एक इंस्ट्रूमेंटेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट था वो ओवर हो चुका है। अब हम बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरह का इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है जिनको बेसिकली हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इट्स एन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं जिनको एक, ठीक है। और एक हमारे पास होते हैं जिनको बेसिकली क्या बोलते हैं हम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एनालॉग डिजिटल में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज एन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो भी हमारे बेसिकली, अगर हमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट देखें तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ता, अगर इंस्ट्रूमेंट को कैटेगराइज करें तो हम कुछ इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम क्या क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी मेजर। अब क्वांटिटी क्या होगी, हम एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो या तो हमारे पास करंट क्वांटिटी को मेजरमेंट करेंगे, या हम वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे, या हम पावर को मेजरमेंट करेंगे। पावर का बड़ा ही अपना एक अलग रोल है। जो पावर होती है वो हमारी दो तरह की होती है, एक डीसी पावर होती है और एक एसी पावर होती है। एसी पावर में भी दो तरह की पावर होती है, एक सिंगल फेज पावर होती है और एक थ्री फेज पावर होगी। तो पावर मेजरमेंट अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है। आपको पता है कि अगर पावर और एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, P इक्वल टू dW/dt। अगर यहाँ से एनर्जी निकालेंगे तो अगर हम पावर सिस्टम को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी, तो हमको क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस एक इंस्ट्रूमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब जो बेसिकली आपके ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये तो हो गया आपका क्वांटिटी मेजरमेंट की क्वांटिटी मेजरमेंट कर रहा है। बट कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, आप जैसे कि अगर सिंपल वोल्ट मीटर को देख लीजिए, तो वोल्ट मीटर में अंदर जो आपके घरों में स्टेबलाइजर लगा होता है, वहां क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ करंट और वोल्टेज। अगर आप वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर के अंदर क्या रहता है, आपका वोल्टेज आता है। और वोल्टेज क्या होता है, आपका एक मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो भी आपका जो ये जो निडल आपकी मूव करे, इट इज ए मैकेनिकल type of quantity, movement is an displacement is a mechanical quantity and current and voltage is a type of an electrical system quantity। तो ये जो वोल्टेज का मूवमेंट है करंट के देने पर, तो इसके अंदर की जो मैकेनिज्म होती है वो डिपेंड करती है अलग अलग प्रिंसिपल पे। तो कुछ तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे वर्क करते हैं, बेसिकली कुछ तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे वर्क करते हैं, जिनका जो हम बोल सकते हैं जिनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वो वर्किंग प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं कि जैसे उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है कुछ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है, कि मैग्नेटिक फील्ड पे उनका वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली डिपेंडेंट, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, इस पे बेसिकली इसका प्रिंसिपल डिपेंडेंट है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका इंडक्शन और कुछ एनर्जी मीटर टाइप के बेसिस पे आपका प्रिंसिपल डिपेंडेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपका हीटिंग इफेक्ट पे बेसिकली आपका प्रिंसिपल डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके प्रिंसिपल हैं, ये जितने भी आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम में, कोई अगर आप एक मैग्नेट को देखेंगे तो मैग्नेटिक में जो फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स के कारण जो निडल आपकी मूवमेंट होती है उसको बेसिकली हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आपने 12th क्लास में पढ़ा हो, अट्रैक्शन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट और रिपल्सन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक अलग टेक्नोलॉजी है। उसी तरीके से इंडक्शन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि हमारे जो घरों में आपके एनर्जी मीटर लगे होते हैं वहाँ पे इंडक्शन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी होती है। आपका नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट बेसिकली जो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जो डिफरेंट प्रिंसिपल पर, कोई मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जितने भी ये प्रिंसिपल है, जब मैं आपको कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा और उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ये जो प्रिंसिपल यूज होगा, तभी वहां पर मैं बेसिकली ये प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट सिस्टम आता है जो मैंने आपको लिखा है कि ए रिप्रेजेंटेशन।
रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन भी हमारे कुछ इस तरीके के होता है कि इस रिप्रेजेंटेशन में आपका एक होता है जिसको बेसिकली बोलते हैं हम इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक होते हैं जिनको बेसिकली इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और एक होते हैं जिनको बेसिकली हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक होते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक आपके होते हैं जिसको बेसिकली बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक आपके होते हैं जिनको बेसिकली हम होते हैं नल डिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन वर्ड का मतलब क्या है। रिप्रेजेंटेशन वर्ड का मतलब होता है कि जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ले लें, वो इंस्ट्रूमेंट में आपने सपोज वो इंस्ट्रूमेंट आपका वोल्टेज गिवन वोल्टेज मेजरमेंट कर, तो वोल्टेज का मेजरमेंट कैसा है कि वोल्टेज आपको इंडिकेट हो रहा है कि वोल्टेज आपको रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड मतलब इन द सेंस की जो वैल्यू है आपने रिकॉर्ड करी है, और अभी मैं आपको बताऊंगा रिकॉर्डिंग। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का हो गया कि जो भी आपकी प्रीवियस डेटा है उस प्रीवियस डेटा को लेके वो आगे के डेटा को मैनेज कर रहा है। और नल डिफ्लेक्शन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वन बाय वन करके देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लिख सकते हैं इट give reading, it give reading when connected supply। आपका जो घरों में जो नॉर्मल आपने जो वोल्ट मीटर देखा है, तो वो बेसिकली आपका एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, क्योंकि वहां पे आप इस डिफ्लेक्शन को क्या कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो। जो भी आपके घरों में डिस्ट्रिक्ट वेदर में जो वोल्ट मीटर होता है वो इट इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। उस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे परमामैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ओम मीटर है। तो ये बेसिकली आपके क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की क्या आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। तो जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उससे बेसिकली करंट और वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। अगर हम बात करें ईएमसी इंस्ट्रूमेंट से, तो इससे करंट को भी मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज को भी मेजरमेंट करते हैं, और पावर को भी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से हम बेसिकली करंट को मेजरमेंट करते हैं और वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। और एक है आपका ओम मीटर, तो इसके नाम से क्लियर है, ओम मीटर बेसिकली मैगर मेथड यूज होता है ओम मीटर में। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये पीएसयू वगैरह में छोटे एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज टू बी मेजरमेंट ऑफ द पावर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ पावर में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का टाइप क्या है, आपका ईएमसी इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन ये भी पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज टू बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड पावर। तो आपका क्या हो जाएगा, ईएमसी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने मैगर बताया है ये बहुत आपको किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज टू बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसका आंसर होता है कि मेगर मेथड के थ्रू रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली थे हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपके घरों में नॉर्मल स्टेबलाइजर लगा होता है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, आप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट था आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। पहला पार्ट आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट था, जो आपके घरों में नॉर्मल वोल्टेज में जो स्टेबलाइजर में जो वोल्ट मीटर लगा होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेकंड है आपका, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम लिख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग, जैसे कि अगर हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को लिखें तो ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्प्ले करता है। ये किसी भी वैल्यू को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। वोल्टेज जो वोल्ट मीटर लगा होता है स्टेबलाइजर में, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले तो करता है। पर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या प्रिंसिपल होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आपका किसी भी वैल्यू को आपके डिस्प्ले भी करेंगे और रिकॉर्ड भी करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले भी करेंगे या रिकॉर्ड भी करेंगे। डिस्प्ले प्लस रिकॉर्ड इक्वल टू रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ये आपके इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज किए जाते हैं, जैसे कि जो आपका क्या हुआ, जो आपका जैसे कि जो आपके सब स्टेशन वगैरह होते हैं, जो आपके सब स्टेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहाँ सब स्टेशन वगैरह में बेसिकली क्या यूज करते हैं, हम बेसिकली रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। या फिर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, मेडिकल रिसर्च में, मेडिकल फील्ड में आपने देखा होगा, मेडिकल फील्ड में डिस्प्ले प्लस रिकॉर्डर, मेडिकल रिसर्च में इसका यूज करते हैं आपके रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का। और सेस्मोग्राफिक में इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, बेसिकली एक्सरे वगैरह में इसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट है आपका सीआरओ में आपका डिटेल पढ़ाऊंगा, तो वहां पे हम देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। व्हाट द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ये बेसिकली आपका डिस्प्ले भी करता है किसी वैल्यू को, ठीक है, रिकॉर्ड भी करता है किसी वैल्यू को, और बेसिकली क्या करता है, आपका कॉम्युलेटिव सम भी करता है। ठीक है,
ये डिस्प्ले भी करता है, रिकॉर्ड भी करता है, सम भी करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपका बेसिकली एनर्जी मीटर। ठीक है, देखो आपके घरों में जो नॉर्मल एनर्जी मीटर लगा होता है वो बेसिकली क्या करता है, किसी भी रीडिंग को क्या करता है, आप अगर अपने घरों में एनर्जी मीटर देखेंगे तो हमेशा क्या करता है, आपका यूनिट कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है ना। तो जो यूनिट का इंक्रीमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है कि सपोज अगर आपका 620 यूनिट है तो 621 यूनिट, 622 यूनिट, तो ये क्या कर रहा है, जो आगे की यूनिट है ये पीछे वाले यूनिट के पे डिपेंडेंट हो गया, क्या कर रहा है, इसको रिकॉर्ड कर, मतलब इसको बेसिकली सम कर रहा है, सारी रीडिंग का सम कर रहा है। क्योंकि जो भी घरों में आपकी बिजली यूज हो रही है, सारी रीडिंग का सम होने के बाद में वो कहाँ जा रही है, आपकी एनर्जी मीटर में जा रही है। तो एनर्जी मीटर क्या होता है, आपका डिस्प्ले भी करता है, रिकॉर्ड भी करता है और कम्युलेटिव सन भी करता है। उसके बाद में आपका सबसे लास्ट में आता है जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन में बेसिकली क्या है, आपका एक पोटेंशियोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो पोटेंशियोमीटर टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेसिकली आपका नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको कुछ थ्योरी लिखाई है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको कुछ अपने नोट में दिया है कि व्हाट इज द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की मैंने पीडीएफ दी है, आप वहां से उसको पढ़ लीजिएगा। उसी तरीके से मैंने रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आपको लिखा है, कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी लिखा है, और मैंने इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो मैं एक बार पढ़ जाऊँ, मैंने क्या लिखा है, These are the instrument which display the reading only at a time of measurement। तो आपको पता ही है कि वोल्ट मीटर को अगर हम देखेंगे तो जब तक उसमें सप्लाई रहती है तब तक क्या करता है, वो वैल्यू को मेजरमेंट करता है, और जैसे ही उसमें से सप्लाई चली जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, जो निडल है वो अपनी बैक पोजीशन पर वापस आ जाएगी। तो वही लिखा है, these are the instrument which display the reading only at a time of measurement, it does not have any storage facility। आपको पता है कि इसमें कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, कि अगर सप्लाई गई तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, नहीं कि इसमें कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी। फिर लिखा है मैंने, वंस दी स्विच ऑफ इज सप्लाई द पॉइंटर कम्स टू जीरो पोजीशन। तो मैं वही लिखा है, ठीक है, कि अगर स्विच ऑफ होगा तो पॉइंटर अपनी बैक पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद में मैंने क्या आपको पढ़ाया है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर हम एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट को देखें तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट। मैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट लिखा पढ़ लेता हूँ, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट will record the continuously variation of an electrical quantity here storage facility available। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कि बिल्कुल वही होते हैं जिसमें बस फर्क इतना होता है कि इसमें डिस्प्ले प्लस रिकॉर्ड भी होता है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। उसके आगे हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट? तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो मैंने आपको घरों में जो एनर्जी मीटर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है एनर्जी मीटर। तो आपके घरों में जो एनर्जी मीटर लगा होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली आपका these are the instrument which will give electrical energy supply to the consumer over a specific period of time। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ फिनोमेना होते हैं, जैसे मैंने लिखा है इन ऑल इंस्ट्रूमेंट, मैंने लिखा है इसमें इन ऑल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इन ऑल इंस्ट्रूमेंट, थ्री इसेंशियल कंपोनेंट, थ्री इसेंशियल कंपोनेंट। सबसे पहले क्या है थ्री इसेंशियल कंपोनेंट में, सबसे पहले आपका कंपोनेंट क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? सेकंड वन क्या है आपका, कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। और थर्ड वन है आपका डैम्पिंग टॉर्क। देखिए, अब इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि दरअसल में अगर आपका एक वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर के अंदर कोई निडल है और इसकी सपोज दैट जीरो पोजीशन पर है, और ये इसका फुल स्केल वैल्यू हम मान लेते हैं 220 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका 50 वोल्ट है, ये आपका 100 वोल्ट है, ये आपका 200 वोल्ट है, और ये आपका 220 वोल्ट है। तो देखिए, जब ये पॉइंटर मूवमेंट करता है तो कहीं ना कहीं आप इसमें क्या दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम दे रहे हैं, कोई वोल्टेज दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं आप, कि मतलब वी लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो निडल का मूवमेंट होता है, ये निडल क्या है, बेसिकली निडल का मूवमेंट क्या है, मैकेनिकल क्वांटिटी है। अगर एक मैकेनिकल क्वांटिटी है तो इसमें कुछ ना कुछ एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो ये आपकी जो मूव कर रही है निडल, ये मूव एक बेसिकली टॉर्क के कारण डिस्प्लेसमेंट कर रही है। अब देखिए, इसमें तीन तरह के सिस्टम होते हैं, कि देखिए पहले तो इस निडल को इस पोजीशन पर जाना है, मतलब फुल स्केल वैल्यू पे जाना है, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे जाना है, उसके बाद में इस निडल को वापस भी नहीं आना है। ठीक है, तो जब कभी भी अगर आप किसी सप्लाई देते हैं तो बेसिकली अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को डिफाइन करें तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बेसिकली एक ऐसा टॉर्क होता है जो निडल को अपनी जीरो पोजीशन से किसी भी एक मेजर्ड वैल्यू तक ले जाने में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, दैट टॉर्क इज टू बी कॉल्ड एज एन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क।
वही मैंने लिखा है, इट इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। यानी कि अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक अमीटर लिया है मैंने, और ये एक रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या लिया है, एक सप्लाई ली है 10 वोल्ट की, और यहाँ रेजिस्टेंस है 100 ओम का, और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। अगर इसकी ट्रू वैल्यू निकाले तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, IT इज इक्वल टू V अपॉन R, 100 डिवाइड बाई 10, इसको 100 ले लेता हूँ, उसको 10 ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 एम्पियर का करंट हो जाएगा। I इज इक्वल टू V मैंने 100 लिया है और रेजिस्टेंस मैंने 10 लिया है, ठीक है। तो ये तो है एक्चुअल वैल्यू। बट अगर हमें इस कोई ऐसा पर्सन है जो भी मैकेनिक देखे होंगे यहाँ पे, तो मैकेनिक्स को तो नहीं पता है ना, जो आपके घरों में पास में इलेक्ट्रिकल शॉप होती है उनको तो नहीं पता है ना V बराबर आई है। तो क्या करते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट मेजरमेंट के लिए क्या लगाते हैं, एक अमीटर लगाते हैं। अमीटर एक इसके अमीटर बेसिकली लोड के साथ में सीरीज में लगाते हैं। तो अमीटर बेसिकली वो लोड के साथ में सीरीज में लगाते हैं, तो उनको एक्चुअल करंट पता लग जाती है। तो जो वो करंट एक जो मैकेनिक है, जो आपका करंट इलेक्ट्रिशियन जो आपका बेसिकली करंट को मेजरमेंट कर रहा है, दैट इज द ए मेजर्ड वैल्यू ऑफ द करंट। तो वो क्या करता है, बेसिकली मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ करंट मेजरमेंट करता है। तो उसके जो पॉइंटर में जो आपने देखा भी होगा, जो उसके पॉइंटर में जो मूवमेंट है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का सिंपल सा मतलब हो गया कि किसी भी पॉइंटर को जीरो पोजीशन से एक उसकी मेजर्ड वैल्यू 100 भी हो सकती है, 200 फुल स्केल किसी वैल्यू तक जाने में पहुंचाने के लिए जो बेसिकली हम टॉर्क यूज करते हैं, दैट इज टॉर्क इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उसके बाद में आता है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क, अब देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क के नाम से क्लियर है, जो किसी वैल्यू को कंट्रोल करे। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है कि इस पॉइंटर को मूव कराता है, पर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क अगर नहीं होगा तो जो पॉइंटर जीरो से चलेगा और डायरेक्टली फुल स्केल वैल्यू तक चला जाएगा। और हमें तो बेसिकली किसी क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है ना, तो हम तो ये चाहते हैं कि जो भी क्वांटिटी है, जब वो वैल्यू हमारे आ जाए तो ये पॉइंटर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाए। सपोज अगर हमारा वोल्टेज फुल स्केल वैल्यू है 220 वोल्ट और हमारा वोल्टेज आया है 40 वोल्ट इनपुट में, और मैं 40 वोल्ट मेजरमेंट करना है, तो अगर हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से जो हमारा पॉइंटर है वो पूरा का पूरा फुल स्केल वैल्यू तक चला जाएगा। तो हमको इस पॉइंटर को बेसिकली 40 वोल्ट पर रोकना होगा। तो उस 40 वोल्ट को उस पॉइंटर को रोकने के लिए जो टॉर्क यूज होता है, दैट टॉर्क इज कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क के बेसिकली दो पॉइंट होते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क की बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट में दो एप्लीकेशन होते हैं। पहला एप्लीकेशन ये होता है कि ये बेसिकली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या करता है, क्या कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोलिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और सेकंड पॉइंट ये है कि बेसिकली जब ये पॉइंटर को एक 40 वोल्ट पे तो रोक दिया, इट्स अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क। बट अगर आप इस पॉइंटर को दोबारा से उसकी जीरो पोजीशन पे वापस पहुंचाना चाहते हैं, दैट इज आल्सो बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क के बेसिकली आपके पास दो पॉइंट होगा। पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया कि इसको बेसिकली किसी वैल्यू तक रोकना है। मैंने आपको 40 वोल्ट का जो एग्जांपल दिया, उस पर्टिकुलर वैल्यू तक उसको रोकना है। तो उसमें मैंने लिखा भी हुआ है आपके नोट में, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसको 40 वोल्ट तक रोकना है, ये तो उसका पहला टास्क है कंट्रोलिंग टॉर्क का, कि जो भी क्वांटिटी आ रही है उस क्वांटिटी पे हमको इस पॉइंटर को रोकना है। और सेकंड थिंग ये है कि हमें इस पॉइंटर को वापस से उसकी जीरो पोजीशन पर लेकर आना है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क आपका दो प्रिंसिपल वर्क करता है। पहले तो इस पर 40 वोल्ट पे आपको स्टॉप करना है। मैं एक एग्जांपल से 40 वोल्ट ले रहा हूँ कि आप लिख सकते हैं किसी भी एक मेजर वैल्यू पे आपको पॉइंटर को स्टॉप करना है। सेकंड थिंग, उस पॉइंटर को बेसिकली आपको नल पोजीशन या जीरो पोजीशन पे वापस लेकर आना है, नल पोजीशन पे उसको वापस लेके आना है। तो ये तो बेसिकली हो गया आपके कंट्रोलिंग टॉर्क के दो पॉइंट। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब क्या होगा कि पॉइंटर को जीरो पोजीशन से एक पर्टिकुलर मेन पोजीशन तक ला दें। इस पॉइंटर को मूवमेंट कराने के लिए जो हम टॉर्क का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो अगर इसको हम समझ सकते हैं, कुछ ऐसे बोले, अगर हम रिटन को एक ऐसे करके लें, तो हम वो बोल सकते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और कंट्रोलिंग टॉर्क बेसिकली हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू कंट्रोलिंग टॉर्क से ज्यादा है तो पॉइंटर किधर मूव होगा, पॉइंटर आपका कुछ इस डायरेक्शन में मूव होगा। और अगर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू से ज्यादा है तो पॉइंटर आपका किधर मूव होगा, इस पोजीशन में होगा। अगर आपकी कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर तो पॉइंटर क्या होगा, आपका एक पोजीशन पे आके रुक जाएगा। तो जब आपकी डिटेल किसी भी वोल्ट मीटर में रुकती है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था बेसिकली वो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो गया। ठीक है, तो इट इज ए पार्ट ऑफ एन कंट्रोलिंग टॉर्क। उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट आपका टॉर्क है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। आपने घरों में ये देखा होगा कि कोई भी वोल्ट मीटर होता है, जब वोल्ट मीटर किसी पर्टिकुलर, सपोज मैं बोलता हूँ 2 इसको मैं ले लेता हूँ 100 वोल्ट। अगर 100 वोल्ट पे वोल्ट मीटर आपको दिख रहा है तो आपने देखा होगा कि वोल्ट मीटर कभी कभी क्या करता है, अपनी वैल्यू को फ्लक्चुएट करता है, बार बार इधर उधर मूवमेंट, हल्का हल्का वाइब्रेशन होता है।
जो पॉइंटर होता है वो मूवमेंट करने की कोशिश करता है। तो डैम्पिंग टॉर्क बेसिकली क्या होता है कि जो इसका जो डैम्पिंग है, जो ये डैम्पिंग है, इस डैम्पिंग वजह से जो सिस्टम में एरर आ रही है, इस डैम्पिंग को बेसिकली फुल्ली स्टेशनरी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। अगर किसी सिस्टम में डैम्पिंग, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क प्रेजेंट नहीं होगा तो जो पॉइंटर होगा वो पॉइंटर अपनी अपनी एक्चुअल वैल्यू से क्या करता रहेगा, कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता रहेगा। तो उस वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए बेसिकली जो हम टॉर्क यूज करते हैं वो बेसिकली क्या यूज करते हैं, दैट टॉर्क इज कॉल्ड डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेसिकली आपको मैं स्टार्ट करूंगा आपका परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसका बेसिक प्रिंसिपल, इसकी इक्वेशंस और इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपका बेसिकली पीएमसी इंस्ट्रूमेंट रहेगा जो मैं आपको प्रॉपर वे में पढ़ाऊंगा। ठीक है।